चुनावों से पहले किसी भी विपक्षी पार्टियों के यहाँ इनकम टैक्स की रेड ना पड़े, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। यूपी चुनाव जैसे से नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी ने भी अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव के करीबियों के घर पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। इस पर खुद अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा का हार का डर जितना बढ़ता जाएगा, विपक्षियों का छापों का दौर भी उतना बढ़ता जाएगा। फिर भी सपा करत व हर कार्यक्रम बदस्तूर चलता जाएगा। अब तो जनता पूरी तरह भाजपा के खिलाफ विपक्ष के साथ खड़ी है। अब क्या 22 के लिए भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के यहाँ छापे डालेगी? रवीश कुमार ने भी इस पर अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि भाजायकर विभाग कर दीजिए आयकर विभाग का नाम, सपा नेताओं के यहाँ छापे के बाद। इस बात का इंतजार किया ही जा रहा था कि यूपी में प्रधानमंत्री की चुनावी सभाएं शुरू हो चुकी हैं और आयकर विभाग का चुनावी छापा शुरू नहीं हुआ है। इससे एक बार फिर साबित हुआ कि आयकर विभाग भाजपा के लिए कितना ज़रूरी है। जब हर चुनाव में आयकर विभाग को केवल विरोधी दलों के नेताओं के यहाँ छापे ही मारने होते हैं, तो क्यों ना आयकर विभाग का विलय भाजपा में कर दिया जाए। नए विभाग के संक्षिप्त नाम पर विचार विमर्श किया जा सकता है। आय और भाजपा और कर मिलाकर कुछ नए नाम मैंने सोचे हैं। तत्काल आप आयकर विभाग का नाम बदलकर भाजायकर विभाग कर सकते हैं। भाजपा कर विभाग भी चल सकता है। इससे एक और लाभ होगा। हर जिले में आयकर विभाग का दफ्तर है, वो दफ्तर भी भाजपा कार्यकर्ताओं के काम आ सकेगा और आपको अलग से पार्टी ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं होगी। बंगाल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों के समय भी आयकर विभाग और प्रत्यर्पण निदेशालय ईडी ने छापे मारने शुरू कर दिए थे। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की बेटी दामाद के यहाँ छापे पड़े थे, तब भी स्टालिन जीत गए। तृणमूल कांग्रेस के नेता शताब्दी रॉय और कुणाल घोष के यहाँ छापे पड़े थे, तब भी ममता जीत गई। कोयला घोटाले से जुड़े एक अन्य मामले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी से सीबीआई पूछताछ करने लगी। अभिषेक बनर्जी के रिश्तेदारों के यहाँ भी छापे पड़ने लगे। ऐसे कई उदाहरण हैं। 2019 के सितंबर में महाराष्ट्र चुनाव में एनसीपी के नेता शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के यहाँ ईडी ने केस दर्ज किया। इस मामले में क्या हुआ आपको पता ही है। आपकी पार्टी ने अजीत पवार को मुख्यमंत्री का पद दिया, लेकिन वे केस माफ़ कराने के बाद वापस अपनी पार्टी में चले गए। शरद पवार ने ईडी को इस तरह से चुनौती दी थी कि वे पीछे हट गई। इसी तरह कर्नाटक में जब विधानसभा चुनाव शुरू हुए तो कांग्रेस नेता DK शिवकुमार के यहाँ छापे पड़ने लगे। राज्यों के हिसाब से ये सूची बहुत लंबी है। अगर इसी तरह से आयकर विभाग और अन्य जांच एजेंसियां चुनावी राज्यों में विपक्षी दलों के यहाँ छापे मारेगी तो जनता के बीच इनकी साख खराब हो जाएगी। पुलिस के जरिए दिल्ली में किसान आंदोलन में दहशत पैदा करने की कोशिश की गई। किसानों ने पुलिस के भय को नकार दिया। वो समझ गए कि मामला दर्ज कर डराया जा रहा है। किसानों ने आंदोलन किया और जब समाप्त हुआ तो केस वापस भी कराए। चुनावी राज्यों में आयकर विभाग का इस तरह से छापे मारने, इस विभाग का राजनीतिकरण करना है जो पूरा हो चुका है। ऐसा नहीं है कि भाजपा इस मामले में ईमानदार है। क्या आयकर विभाग सीबीआई ईडी को कहीं भी भाजपा नेता या उसके करीबी नहीं मिलते जिनके पास काला धन है, आय से अधिक धन है? क्या जनता देख नहीं रही है कि इतना खर्चीला चुनाव बीजेपी किस पैसे से लड़ रही है? बीजेपी का आम कार्यकर्ता भी इस सच्चाई को देख रहा होगा। भले ही वे अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा रखता है और चुप रहता है, लेकिन वे देख तो रहा ही है ना कि कहाँ से इतना पैसा आ रहा है। वे कब तक इतना झूठ अपने भीतर संभालेगा? एक दिन बीजेपी का कार्यकर्ता इस झूठ से फट जाएगा। आगे रवीश लिखते हैं कि अगर किसी को लगता है कि कानून अपना काम कर रहा है, एजेंसियां काला धन का पता लगा रही हैं, तो वे बहुत भोले हैं। संसद के इसी सत्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा है कि इस बात का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है कि पिछले 5 वर्षों में विदेशों में कितना काला धन पड़ा है। इन्हें अनुमान तक नहीं है, सरकार जानना भी नहीं चाहती है। जबकि यही सरकार कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के एक प्रश्न के जवाब में कहती है कि पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर्स के संबंध में 20,353 करोड़ की अघोषित राशि का पता चला है, जिसे लेकर जांच हो रही है। कुछ मामले भी दर्ज हुए हैं। अभी तक 153 करोड़ टैक्स ही वसूला जा सका है। आपको बता दें कि पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर्स के तहत विदेशों में काला धन रखने के मामले सरकार ने नहीं पकड़े थे। सरकार की किसी जांच एजेंसी ने नहीं पकड़ी थी, बल्कि दुनिया भर के पत्रकारों ने मिलकर पकड़ा था, जिसे इंडियन एक्सप्रेस में कई दिनों तक छापा गया था। पत्रकारों ने मजबूर किया था कि अब इन्हें पकड़ कर दिखाइए। इतना पैसा बाहर जा रहा था और सरकार को पता तक नहीं था। इसी तरह चंदे का धंधा भी समझना होगा।
पत्रकार नितिन सेठी ने हफिंगटन पोस्ट के लिए चुनावी चंदे पर कई रिपोर्ट छापी हैं। आप खोज कर इसे पढ़ें तो पता चलेगा कि किस तरह जनता के साथ धोखा किया गया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और लंबे समय से सुनवाई का इंतजार कर रहा है। फैसला तो दूर की बात है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सरकार, संसद और जनता के बीच कई तरह के झूठ बोले हैं। आज उसी का नतीजा है कि बीजेपी के पास चंदे के रूप में 3-3 हज़ार करोड़ रुपए हैं। जो चंदा मिल रहा है उसका 75 से 90% हिस्सा बीजेपी को मिलता है। कानून के नाम पर यह सरकारी घोटाला है जिसे आज नहीं तो कल इस देश की जनता समझेगी ही। आज बीजेपी कई हज़ार करोड़ की पार्टी है। इसके कार्यकर्ता ही नहीं जानते होंगे कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है। कोरोना के समय बीजेपी के कितने गरीब कार्यकर्ता और साधारण नेता मर गए। बीजेपी को हज़ारों करोड़ रुपए के खजाने से इन नेताओं को 5-5 लाख रुपए की मदद दी जानी चाहिए थी। बीजेपी के पास इतना पैसा है कि वे सबको मदद दे सकती थी, मगर एक पैसा नहीं दिया गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए भी मुझी को मांग करनी पड़ रही है। उसका साधारण कार्यकर्ता अपनी पार्टी को चुनावी रैलियों की भव्यता देखकर चुप है। वह भी इंसान है, सही गलत पहचानता होगा। भले वह नहीं बोल पाएगा लेकिन नोट तो कर ही रहा होगा। राष्ट्र राष्ट्र करते करते एक दिन वह अपने भीतर के झूठ से फट जाएगा। बीजेपी का कार्यकर्ता धर्म का वाहक बताता है। कभी तो वह धर्म का मतलब समझेगा कि इसका रास्ता सत्य और करुणा का है। जिस दिन उसका सामना सत्य से होगा उस दिन बीजेपी का कार्यकर्ता उस झूठ के कारण फट जाएगा जिसे नरेंद्र मोदी ने दिन रात उसके भीतर भरा है। वो दिन आएगा, लेकिन चुनावी राज्यों में आयकर विभाग भी आता रहेगा, विरोधी दल के घर दफ्तरों में। आखिर में रवीश लिखते हैं कि आयकर और अन्य जांच एजेंसियों के जरिए विपक्ष के नेताओं के यहाँ छापे मारना चिंता की बात है। इनके इस्तेमाल से इन दलों के कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है और मार्केट में संदेश दिया जा रहा है कि कोई ने चंदा देने की गलती ना करें। इस हथकंडे से अभी तक विपक्ष खत्म तो नहीं हुआ है, मगर कमज़ोर तो हुआ ही है। ये और बात है कि इसके बाद भी एनसीपी, टीएमसी, डीएमके ने आयकर विभाग से लैस भाजपा को हराया है, क्योंकि इनके नेता और कार्यकर्ता लड़ गए, अपने आप को लड़ाई में झोंक दिया और वह जीत गए। अखिलेश के नेताओं के यहाँ छापे मारकर आयकर विभाग ने आधिकारिक घोषणा कर दी है कि भाजपा किससे हार रही है। 55 कैमरों के बीच मंदिर दर्शन करने के बाद भी लगता है कि यूपी की फिजा भाजपा की तरफ नहीं बदली है। अब अगर आयकर विभाग नहीं बदल पाता है तो इस विभाग को भंग कर देना चाहिए। अगले चुनाव के लिए एक नया विभाग बने जो विपक्ष के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक को चुनाव खत्म होने तक एक गोदाम में बंद कर दे और अकेले लड़ते हुए भाजपा हर चुनाव जीत जाए। यह लेख प्रो बीजेपी है। अगर IT सेल के लोग इसे वायरल करें तो मुझे बहुत दुख होगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।